धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हिजाब विवाद के दौरान बजरंग दल के कथित कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद सड़कों पर तांडव कराकर रोजाना नए नए बखेड़े करके कर्नाटक सरकार का जो मंत्री अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने में लगा हुआ था, वो अब खुद एक हिंदुत्ववादी की हत्या का आरोपी बन गया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। कर्नाटक सरकार का वो मंत्री जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी जताने, दिखाने और बताने में लगा हुआ था, वो खुद अपने 2 गुर्गों सहित अब हत्या के एक आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। ये जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, इसे सुनने के बाद आपके जहन में कई तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल आपके जहन में यही आ सकता है कि कौन है ये मंत्री। दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि कौन है वो हिंदुत्ववादी जो मर गया है और इसकी हत्या का केस इस मंत्री पर दर्ज हो गया है, और किस तरीके का हंगामा बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक मचा हुआ है इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद। 3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में कुछ घटनाक्रम का जिक्र कर लेते हैं। सोमवार का दिन है, वैसे ये खबर मैं आपके सामने बुधवार को रख रहा हूं क्योंकि तमाम भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो रात दिन कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, वो भी इस खबर को आज ही चला रहे हैं। तो खबरों के मुताबिक उडुपी एक इलाका है, जिला है कर्नाटक का, आप जानते हैं ये वही इलाका है, वही जिला है जहां से हिजाब विवाद शुरू हुआ था, और इस हिजाब विवाद को पूरे प्रदेश में फैला दिया गया और पूरे देश में फैला दिया गया। और इसी के दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए फिर से सत्ता हथियाने में कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि हिजाब के बाद नफरत का माहौल बनाया गया, वोटों का ध्रुवीकरण किया और सांप्रदायिकरण करने के बाद भाजपा यहां सत्ता में आ गई। उसी उडुपी जिले से खबर आ रही है, वहां का एक होटल है, वहां पे एक शख्स ने सुसाइड कर लिया है। मृतक का नाम संतोष के पाटिल बताया जा रहा है। 40 साल उसकी उम्र है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का दावा करता था। वो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसका ठेकेदार भी था, यानी कि वहाँ उस मंत्रालय में ठेकेदारी भी करता था और भाजपा का नेता भी था। उसने आरोप लगाया था मंत्री पर और अब उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मंत्री को। हालांकि मरने से पहले उसने खुद 2 पेज का सुसाइड नोट जारी किया है, अपने तमाम दोस्तों को भेजा है और उसने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है के.एस. ईश्वरप्पा को। जी हां, के.एस. ईश्वरप्पा को। बताऊंगा उसका पूरा इतिहास, लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा जानकारियां हैं उससे पहले रूबरू हो जाइए। तो उसकी लाश मिली, उसके बाद हंगामा हुआ दिल्ली तक, अब जाके एफआईआर दर्ज की गई है। 2 गुर्गों समेत इस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है उडुपी में। अब यहाँ सवाल पहला आपके जहन में यह आ सकता है कि मृतक आखिर है कौन और कहां का है। तो कुछ तो मैं बता चुका हूं, कुछ और जान लीजिए। बेलगाम एक जिला है, आप जानते हैं कर्नाटक का, और इसका कहना है कि 2021 में इसने बेलगाम जिले में एक सड़क का निर्माण किया। सड़क के निर्माण पर 4 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसने तमाम खर्च के बाद अपने बिल वगैरह बना के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो विभाग में पेश कर देते हैं। इसको भुगतान नहीं किया जा रहा था। ये मंत्री से मिला कि यश ईश्वरप्पा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है, तो उसने कहा 40% कमीशन दो। कितना? 40% कमीशन दो। इस पूरे मामले का इसने 30 मार्च को बड़ा खुलासा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा, लेकिन इसके पत्र लिखने के बाद कुछ हुआ नहीं, उल्टा के.एस. ईश्वरप्पा ने इसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। जी हाँ, मानानी का इसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया और इसके ही खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिससे ये परेशान हो गया और इसने सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। अब मंत्री के खिलाफ और उसके 2 गुर्गों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। किस तरीके का बवाल मचा हुआ है, खबर के अगले हिस्से में वो देखिए और फिर आपको बताऊंगा इस मंत्री का इतिहास, किस तरीके के विवादित बोल बोलने के लिए ये जाना पहचाना जाता रहा है और कितना बड़ा दंगाई, वही कितना बड़ा भाजपाई, बताएंगे आपको खबर के तीसरे हिस्से में। अभी जान लेते हैं बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक चल क्या रहा है। देखिए, बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक चल ये रहा है कि पहले तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन जबरदस्त हंगामे के बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अब सबसे पहला एफआईआर दर्ज होने के बाद जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भैया इसका इस्तीफा लो,
इसको गिरफ्तार करो, इसको जेल में डालो और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करो, क्योंकि ये अकेला मंत्री नहीं है जो इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके अलावा और भी तमाम मंत्री कर्नाटक में 40% कमीशन खा रहे हैं, क्योंकि कई सारे ठेकेदार इस ठेकेदार की मौत के बाद सामने आ गए और उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है, बताना शुरू कर दिया है कि हमारे से भी 40% कमीशन मांगा जा रहा है। लेकिन बेशर्मी से अभी भी ये मंत्री कह रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैंने पूरे मामले को लेकर बसवराज बोम्मई यानी कि मुख्यमंत्री कर्नाटक को अवगत करा दिया है। ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं नहीं जानता ये संतोष के पाटिल कौन है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने सुसाइड नोट में इसने मेरा नाम क्यों लिखा है? अब इससे कोई पूछे भाई फिर तूने उस पर मुकदमा क्यों करा था जब तू उसे जानता नहीं है, उस पर मुकदमा काहे का ठोक दिया था। खैर वो अपना रिएक्शन दे रहा है। इसके अलावा इस्तीफे को लेकर जबरदस्त तरीके से बेंगलोर में राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस वहां सड़कों पे उतरी है और आज दिल्ली से भी तस्वीरें सामने आई जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस से उनकी झड़प भी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। इसके अलावा वैसे बयान तो अखिलेश यादव और तमाम लोगों ने भी जारी किया, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने रणदीप सुरजेवाला का बयान रख रहा हूं, सुन लीजिए। पांव के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक भाजपा भ्रष्टाचार की गर्त में डूबी है। 40% कमीशन का मामला हो, वो बच्चों की पुलिस में भर्ती का मामला हो, ईश्वरप्पा के भ्रष्टाचार का मामला हो। अरे जिस प्रांत के अंदर अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दें भ्रष्टाचार में रिश्वत मांगकर, उस प्रांत के लोगों का क्या हाल होगा, वहां भ्रष्टाचार का क्या हाल होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हम सुन लिया आपने किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है उस पूरे मामले को लेकर। अब सवाल पैदा होता है कि इसका इतिहास क्या रहा है और ये है कौन, वो भी जान लीजिए। जी हाँ, इस शख्स का इतिहास क्या रहा है और ये इतना बड़ा भाजपाई कैसे बन गया है तमाम विवाद देने के बाद। वही दंगाई वाला जो बन जाता है। तो आपके सामने कुछ चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। जैसे हिजाब विवाद के दौरान आप इसका एक बयान देख सकते हैं। इसने हर्षा की मौत के बाद पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया और ये शव यात्रा में शामिल हुआ। इसके शव यात्रा में शामिल रहते हुए दंगा बवाल हुआ। बताओ, मंत्री है ये, धारा 144 वहाँ पे लागू थी, लेकिन फिर भी तमाम पुलिस और प्रशासन को इसने हड़का सटका के वहाँ पे शव यात्रा निकाली और दंगा बवाल कराया। यानी ये खुद दंगे में शामिल था, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तमाम तस्वीरें मौजूद होने के बाद भी ये फिर भी लगातार बयान देता रहा। उससे पहले के मामले का अगर जिक्र करें तो इसने कहा था कि मुझे उस दिन बड़ी खुशी मिलेगी जिस दिन लाल किले से तिरंगा हटा के भगवा झंडा फहराया जाएगा, क्योंकि भगवा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। जब भारत का झंडा तिरंगा नहीं था तो उससे पहले भगवा ही था। चाहे महाभारत देख लो, चाहे रामायण देख लो, इस तरीके की बातें इसने की थी। यानी तिरंगे का भी इसने अपमान किया था, उससे भी इसने गुरेज नहीं किया था। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ जो तीसरा मामला हमारे पास आ रहा है वो है पिछले साल का मार्च 2021 में इसने एक पत्र राज्यपाल को लिख दिया था और इसने कहा था कि उस समय जो यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय के BS येदियुरप्पा, वो इसके डिपार्टमेंट में, इसके महकमे में दखलंदाजी करते हैं और उन्होंने बेंगलुरु की जिला पंचायत के लिए 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए, क्योंकि वहां पर ठेकेदार उनका रिश्तेदार है। यानी कि BS येदियुरप्पा ने इसके मंत्रालय से पैसा जारी करके अपने रिश्तेदार ठेकेदार को फायदा पहुंचाया। इसके बाद हंगामा मच गया था। BS येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और तभी से आप देख रहे हैं कि पूरे कर्नाटक में किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लोग ये तक कह रहे हैं कि असल में बसवराज बोम्मई ना RSS का बंदा नहीं है, तो अपने आप को RSS का बंदा बताने के लिए पूरे कर्नाटक को लगातार सुलगवा रहा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खामोशी से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये KS ईश्वरप्पा जो है BS येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और इसीलिए इसके पास इतनी पावर्स हैं, इतने मंत्रालय हैं, इतनी तमाम चीज़ें हैं और इसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा इसका एक विवाद और मिलता है 2015 का, जब इसने एक दरोगा की मौत के बाद कह दिया था कि हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो विपक्ष में हैं, अगर कोई किसी को खींच के ले जाए और बलात्कार कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके का बयान इसने दिया था, उस पर खूब फजीहत हुई थी, लेकिन ना इसके खिलाफ पहले एक्शन हुआ, ना इसके खिलाफ अभी तक एक्शन हुआ। हालांकि रिपोर्ट अब यह आ रही है कि शाम तक भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन ले सकती है इसके खिलाफ और कोई जांच बैठा सकती है। पर वो जांच क्या इसी तक सीमित रख दी जाएगी या वो जांच पूरी कर्नाटक सरकार की होगी या कर्नाटक सरकार से उठी हुई ये चिंगारी
एकाकार रूप लेगी और तमाम जगह पर जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वो जो बात करती हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की, वहां पे भी जांच होगी या नहीं, या खत्म कर दिया जाएगा। जो भी कुछ होगा हमें नहीं पता, फिलहाल की जो चीजें उभर रही थी वो हमने आपके सामने रख दी। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब उस मरने वाले ने, संतोष के पाटिल ने, नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा और फिर भी नरेंद्र मोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो सवाल नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी खड़े होते हैं। तो क्या वो भ्रष्टाचारी मंत्रियों को पाल रहे हैं या उनके संरक्षण में ही ये भ्रष्टाचारी मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं? इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।